हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जोनी में। आज हम ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं और इस चैनल पर आपको कंप्लीट ज्योग्राफी करवाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है, किससे मिलकर ये बना है और कहाँ से ये आया है। ज्योग्राफी यूनानी भाषा का एक शब्द है। यूनानी भाषा यूनान देश में बोले जाने वाली एक भाषा है। यूनान देश यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी एथेंस है। विश्व के सबसे प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान की राजधानी एथेंस के समीप ओलंपिया नामक शहर में हुई थी। ओलंपिया नामक शहर में शुरू होने के कारण ही इन खेलों को ओलंपिक कहा जाता है। जियोग्राफी जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ है भू अथवा पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। फिर है जियोलॉजी। जियोलॉजी का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोग्राफी और जियोलॉजी में इन दोनों में काफ़ी अंतर है। जियोलॉजी में हम सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। हम पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकते हैं। या तो हम पृथ्वी के सरफेस भाग का अध्ययन करते हैं या फिर पृथ्वी की गहराई में जा सकते हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जियोग्राफी में हम पृथ्वी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और जो जियोग्राफी में सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था वह पृथ्वी का ही किया गया था। नेक्स्ट है, सबसे पहले पृथ्वी का जो अध्ययन किया था वह किस विद्वान ने किया था? तो सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन हिकेटियस नामक विद्वान ने किया था। हिकेटियस भी एक यूनानी विद्वान था। नेक्स्ट है, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जियोग्राफी हिकेटियस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, जस पीरियोडस पुस्तक के लेखक कौन है? जस पीरियोडस पुस्तक का लेखक हिकेटियस है। जस पीरियोडस ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। हिकेटियस ने इस पुस्तक को 2 भागों में पूरा किया है। पहले पार्ट में उसने यूरोप महाद्वीप का अध्ययन किया, क्योंकि वह यूरोप का रहने वाला था तो उसने शुरू में यूरोप महाद्वीप का अध्ययन किया। और सेकंड पार्ट में उसने एशिया व अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन किया था। और एशिया में उसने सबसे पहले भारत व ईरान का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। हिकेटियस ने जब लोगों को पृथ्वी के बारे में बताया तो लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हुए। लोगों ने उसे पूछा कि पृथ्वी क्यों बनी, कब बनी और कैसे बनी। तो हिकेटियस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लोगों के इन सवालों का जवाब देने का काम जो किया वह फिर इरेटोस्थनीज ने किया। इस कारण से इसे व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज यह एक यूनानी विद्वान था। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का नामकरण किया। ज्योग्राफी का शब्द का इस्तेमाल भी सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने ही किया। और इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की तिरछा मापने का काम किया, जो कि 6370 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया था? पृथ्वी का सबसे पहला मानचित्र एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। एनेक्सीमेंडर ने पृथ्वी का सबसे पहला मानचित्र बनाया। तो इसकी आकृति थी वह थी आयत के जैसी आकृति थी। एनेक्सीमेंडर ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी की जो लंबाई है वह चौड़ाई से ज़्यादा है और पृथ्वी के लिए घड़ी का जो कार्य है वह सूर्य करता है। एनेक्सीमेंडर को फादर ऑफ मैप कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पहला ग्लोब किसने बनाया था? तो जो पृथ्वी का पहला ग्लोब बनाया था वह मार्टिन बहम ने बनाया था। मार्टिन बहम जर्मनी का रहने वाला था और इसने 1492 ईडी में ग्लोब का निर्माण किया। इसने ग्लोब की आकृति सेब जैसी बनाई थी। मार्टिन बहम को फादर ऑफ ग्लोब कहा जाता है। 1492 में अमेरिका व वेस्ट इंडीज की समुद्री खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के विषुवत रेखा व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है? तो पृथ्वी के विषुवत रेखा व्यास और ध्रुवीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। विषुवत रेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास है यह 12,714 किलोमीटर है।
इस प्रकार अंतर है 42 किलोमीटर का। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पहले ये समझिए, ये हमने सर्कल लिया और ये जो रेखा है यह भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत, और इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और जो ये विषुवत रेखीय व्यास है ये है 12,756 किलोमीटर, और ये है ध्रुवीय रेखा। जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। इस प्रकार इन दोनों में 42 किलोमीटर का अंतर है। और ये जो भूमध्य रेखा है इसी रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विषुव या इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि का बराबर होना विषुव कहलाता है। और जो विषुव की यह घटना है यह 21 मार्च व 23 सितंबर को होती है। दिन रात की अवधि का बराबर होना यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात का होना। और यह घटना 2 दिन होती है, एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो यह विषुव की घटना है यह भूमध्य रेखा पर ही होती है। नेक्स्ट है, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे कि भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। जिस प्रकार भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है उसी प्रकार भारतीय भूगोल का पिता जेम्स रेनेल को कहा जाता है। जेम्स रेनेल इंग्लैंड का रहने वाला था। इसे भारतीय भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जेम्स रेनेल ने पश्चिमी बंगाल का प्रथम मानचित्र बनाया था और इसने सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड के पठार का अध्ययन किया था। मध्य प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड के पठार का अध्ययन करने के कारण ही इसे भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का अस्तित्व। हमें भारत का अस्तित्व जानना जरूरी है कि हमारे पास जो 32,87,263 किलोमीटर की जो भूमि है वह कहाँ से आई है और कैसे आई है। इस पृथ्वी पर रहने के लिए सिर्फ 2 जगह हैं, एक तो स्थल भाग है और एक जल भाग है। स्थल भाग है ये 29% है और जो ये जल भाग है ये 71% है। स्थल भाग है वो आज 7 महाद्वीपों में बंटा हुआ है और जो जल भाग है वो आज 5 महासागरों में बंटा हुआ है। लेकिन पहले सिर्फ एक महाद्वीप होता था और एक महासागर होता था। महाद्वीप का नाम था पेंजिया महाद्वीप और महासागर था पेंथालासा महासागर। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण स्थल, यानी कि संपूर्ण स्थल भूमि को पेंजिया कहा गया। और पेंथालासा का अर्थ है संपूर्ण जल, पेंथालासा को संपूर्ण जल कहा गया। पेंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसे सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज तक भूमि पर इस जैसा कोई भी नहीं बना है। ये सिर्फ एक महाद्वीप था जो इतना बड़ा और विशालकाय था, इसी कारण इसे सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ कहा जाता है। और पेंथालासा को सुपर ओशियन ऑफ अर्थ कहा जाता है क्योंकि पेंथालासा जितना बड़ा महासागर भी आज तक नहीं बना है, ये सिर्फ एक ही था, इसीलिए इसे सुपर ओशियन ऑफ अर्थ कहा जाता है। पेंजिया का जो नामकरण था वह एल्फ्रेड वैगनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे समझिए। पहले एक महाद्वीप होता था सारा पेंजिया महाद्वीप, और इसके तरफ चारों तरफ जो जल है इसे पेंथालासा महासागर के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेटों के आपस में टकराने के कारण और ज्वारीय बल लगने के कारण पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें से एक लारेशिया बना और दूसरा गोंडवाना लैंड बना। ठीक है, फिर इन दोनों के अलग होने से बीच में जो खाली जगह हुई उसे टेथिस सागर कहा जाने लगा। ये लारेशिया और ये पेंजिया महाद्वीप के बीच में जो जगह बनी, यहाँ इस जगह का नाम हुआ टेथिस सागर। और वर्तमान में टेथिस सागर की जगह आज हिमालय पर्वत है। लारेशिया से 3 महाद्वीप बने, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, और गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीप बने। ये देखिए, लारेशिया से ये 3 महाद्वीप बने, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया, और गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 महाद्वीप बने। नेक्स्ट है,
भारत किस द्वीप का हिस्सा रहा है? तो भारत जम्बू द्वीप का हिस्सा रहा है। गोंडवाना लैंड के विवाद में टुकड़े हो गए, जिससे बहुत से द्वीपों का निर्माण हुआ। इनमें से एक द्वीप था जम्बू द्वीप। जम्बू संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है जामुन। यहाँ पर जामुन के पेड़ों की अधिकता होने के कारण ही इसे जम्बू द्वीप कहा जाने लगा, जो कि वर्तमान में भारत है। फिर है भारत किस लैंड का हिस्सा है? तो भारत पेंजिया महाद्वीप के टूटने से जो दो टुकड़े हुए, एक बना यूरेशिया और एक गोंडवाना लैंड, तो उनमें से भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा रहा है? तो ये पेंजिया महाद्वीप का हिस्सा रहा है। पेंजिया के टूटने से यूरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में जो जगह हुई उसे टैथिस सागर कहा गया, और उसी टैथिस सागर की जगह आज हिमालय है। ये हिमालय यहाँ पे है। तो हमारा भारत हिमालय से नीचे है, तो ये किस महाद्वीप का, ये किस लैंड का हिस्सा हुआ? गोंडवाना लैंड का, क्योंकि टैथिस सागर के नीचे की जो भूमि थी उसे गोंडवाना लैंड कहा गया था, और इसके ऊपर जो थी उसे यूरेशिया कहा गया था। नेक्स्ट है आकृति। भारत की आकृति कैसी है? तो यह है चतुष्कोणीय आकृति है। फिर है स्थिति। स्थिति को हम दो प्रकार से पता कर सकते हैं, एक होती है अक्षांशीय स्थिति और एक होती है देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति से हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय स्थिति से पूर्वी गोलार्ध में है। अब ये देखिए, ये जो रेखा होती है इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। बाएं से दाएं तरफ और दाएं से बाएं तरफ खींची गई रेखा अक्षांश रेखा होती है। इसे खींचने के बाद इसके दो टुकड़े हुए, ऊपर वाला ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो अक्षांशीय स्थिति से हम यहाँ पे हैं तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है। फिर देशांतरीय स्थिति, ये रेखा खींची गई, ये देशांतर रेखा होती है। इसके खींचने के बाद भी दो टुकड़े हुए, ये वाला पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। तो भारत का फिर भी यहीं पर है, तो देशांतरीय स्थिति से हम इसमें पूर्वी देशांतर में हैं। नेक्स्ट है विस्तार। जिस प्रकार स्थिति दो प्रकार से जान सकते हैं उस प्रकार विस्तार भी दो प्रकार से ही जाना जा सकता है। एक होता है अक्षांशीय विस्तार और एक होता है देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार से भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत का पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है, और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है। अब ये समझिए, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का जो पूर्व में अंतिम गांव है वह है वालांगू। वालांगू गांव के पीछे अगर बिंदु लगा दिया तो यह हुआ वालांगू बिंदु, और एक है किबिथू बिंदु, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण वालांगू बिंदु है। वालांगू गांव अंजाव जिले के अंतर्गत आता है और अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। वालांगू भारत का पूर्वी बिंदु है, इससे आगे भारत की ओर कोई भूमि नहीं है। वालांगू पूर्व में हमारा लास्ट गांव है। फिर है भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत के पश्चिम में हमारा लास्ट गांव है गुहार मोती। इसे गुहार मोती बिंदु कहा जाता है, और यहाँ के स्थानीय लोग इसे गौर माता बिंदु भी कहते हैं, और यह कच्छ जिले गुजरात में पड़ता है। फिर है भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिराकोल बिंदु, जो कि सियाचिन क्षेत्र लद्दाख में यहाँ पे है, ठीक है। ये सियाचिन कोल बिंदु पीओके में स्थित है। पीओके को लेकर पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा बना रहता है, तो यह एक विवादित बिंदु है। भारत का अविवादित उत्तरी बिंदु है वह है सियाचिन बिंदु। इससे थोड़ा नीचे यहाँ पे सियाचिन बिंदु है जो भारत का अविवादित उत्तरी बिंदु है। फिर है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का जो दक्षिणतम गांव है वह है कन्याकुमारी, जिसे कैप कमोरियन भी कहा जाता है, और यह तमिलनाडु में है। ये तो हुए भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन संपूर्ण भारत का एक दक्षिणतम बिंदु और है जिसे इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन बिंदु भी कहा जाता है, और यह गांव पानी में है हमारा बंगाल की खाड़ी में जो यहाँ पे है, ठीक है। इसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। मैंने जो आपको बताया था कि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। अब वो समझिए, अक्षांशीय रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, एक मिनट,
ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो हमारे भारत को एक अक्षांश रेखा यहाँ से छूकर निकलती है और एक अक्षांश रेखा यहाँ से छूकर निकलती है। इस रेखा का जो मान है वह है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये जो ऊपर वाली है ये है 37 डिग्री 6 मिनट। इस प्रकार भारत अक्षांशीय दृष्टि से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और ये जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है ये 6 डिग्री 4 वाला, ये है 6 डिग्री 4। यहाँ से भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गुजरती है, इसका जो मान है वो 6 डिग्री 4 मिनट है। इस प्रकार संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। फिर है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। ये रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है और एक यहाँ से गुजरती है। इस रेखा का मान है 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। इस प्रकार देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। ये कैसे है? यहाँ से लेकर गुहार मोती बिंदु से लेकर अगर हम भारत के पूर्वी बिंदु वालांगू बिंदु तक जाएं तो ये जो विस्तार है ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है। और ये भारत के उत्तरी बिंदु सियाचिन बिंदु से लेकर अगर हम भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक आएँ तो ये जो विस्तार है ये 3214 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।